राइट। तो अब हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, तो इससे पहले वाले में आप सभी ने यहाँ पर जो कंसेप्ट थे वो अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो एक टीचर बनने से पहले हमें एक साइकोलॉजिस्ट भी बनना होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि लर्निंग कैसे होती है और स्टूडेंट इसको कैसे ग्रो करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी जिसको शैक्षिक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है जो ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन एजुकेशनल सेटिंग में करती है। ठीक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक प्रकार की ऐसी ब्रांच होती है जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, उनका जो स्टडी है वो एक प्रकार से एजुकेशनल सेटिंग के अंतर्गत करेगी कि भाई जो उसका ह्यूमन बिहेवियर है वो एक एजुकेशन एनवायरनमेंट में किस प्रकार से इंटरेक्ट कर पाता है। इसका जो एम है वो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर इंप्रूव करना होता है। यानी इसका एम मेनली क्या है, जो भी उसका लर्निंग प्रोसेस है ना वो कैसे पढ़ता है, तो उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल मतलब जो भी पहले से बने बनाए जो सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसके आधार पर ये उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है। इसकी नेचर साइंटिफिक इसकी नेचर साइंटिफिक वो आपके जो है अप्लाइड और प्रैक्टिकल होती है। यानी इसके अंदर क्या होंगे, कुछ बने बनाए पहले से रूल्स हैं जिनका यूज करते हुए ये उनको अप्लाई करेगा और उनको प्रैक्टिकल करके उनको समझाएगा। तो ये चीज़ आपकी आ जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को अपन एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर इंप्रूव करके सीखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके क्या स्कोप है हो सकते हैं, यानी क्षेत्र। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एरिया को कवर करते हैं। कौन कौन से एरिया को, पहला आता है लर्नर, यानी जो हमसे पढ़ रहे हैं बच्चे। तो इंडिविजुअल जो भी डिफरेंसेज होते हैं, इंटेलिजेंस होती है और जो पर्सनैलिटी होती है उस लर्नर की, तो उसको लेकर यहाँ पर बात करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसी प्रकार से लर्निंग प्रोसेस के अंदर देखा जाए तो लर्निंग प्रोसेस में क्या चीज़ें हो सकती है, बच्चे को टाइम टू टाइम और आगे बढ़ने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। लर्निंग ऑफ थ्योरी ऑफ जो लर्निंग होती है, इसके अलावा जो भी मेथड्स लर्निंग के लिए यूज हो रहे हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। इसी प्रकार से जो भी टीचर के लिए टीचिंग मेथड्स होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज का भी, मतलब एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो उसके लिए वो कौन सी स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन करें जिससे बच्चे को समझाने के लिए और बच्चा उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। इसी प्रकार से होता है फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करें तो इसमें स्टूडेंट को एकेडमिक और पर्सनल प्रॉब्लम के अंदर ये क्या करता है, हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप एजुकेशन, यानी एजुकेशन में, यानी शिक्षा से क्या संबंध है। साइकोलॉजी एजुकेशन को करिकुलम डिजाइन, करिकुलम क्या होता है भाई, ओवरऑल, यानी सिर्फ एक बुक का सिलेबस ही नहीं पढ़ाना है हमें, उस सिलेबस के साथ में जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज होती है उसको भी साथ में इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये होता है आपका करिकुलम, ध्यान रखिएगा। तो साइकोलॉजी एजुकेशन को करिकुलम डिजाइन करने, टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करने, मोटिवेट और गाइडेंस में भी क्या करती है, प्रॉपर हेल्प करती है। एजुकेशन को अप्लाइड साइकोलॉजी के रूप में भी देखा जा सकता है। एजुकेशन को अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि भाई जिसमें कोई चीज़ जो कही जा रही है उसको लागू किया जा सकता है, तो वो अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से जानी जाती है। तो साइकोलॉजी अगर आपकी एजुकेशन के अंदर अगर अच्छे से यूज की जाएगी तो आप अच्छे से करिकुलम को डिजाइन कर पाओगे, अच्छे टीचिंग मेथड्स को आप सेलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा आप मोटिवेशंस को प्रॉपरली आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाओगे और प्रॉपरली आप बच्चों को गाइडेंस भी जो है दे पाएंगे। साइकोलॉजी हमें बताती है कि एडोलसेंट, यानी जो भी छोटे बच्चे होते हैं, किशोर जो होते हैं, उनके अंदर पीयर ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, इसलिए टीचर ग्रुप एक्टिविटीज़ का उपयोग करके यहाँ क्या कर सकता है, एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकता है। भाई ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चे इंक्लूड होते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, सहयोग की भावना बढ़ती है और मिलजुल के यहाँ पर जो है किसी काम को करना वो सीखते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो देखो, ग्रोथ और यहाँ पर डेवलपमेंट की, ग्रोथ की बात करें तो इसका जो फोकस होता है ना वो होता है आपका फिजिकल चेंजेस को लेकर। अब ग्रोथ के अंदर देखेंगे भाई एक बच्चे के जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे उसकी हाइट हो गया, उसका वेट हो गया, तो ये किसके अंदर आते हैं, ये वृद्धि यानी ग्रोथ के अंदर आते हैं। इसकी नेचर कैसे होती है, तो इसका नेचर होता है क्वांटिटी। अब आप बोल रहे हैं कि कोई एक बच्चा जो है उसकी हाइट यहाँ पर मान लो कि 5.6 इंच है, ठीक है, या 5.2 इंच है, तो ये क्या है, उसका एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, मतलब आपने उसको क्या किया, मेजर कर लिया नंबर्स में, ध्यान रखिएगा। जिनको आप नंबर कर सकते हो, जिनको आप नंबर में मेजर कर सकते हो वो क्या होते हैं, वो क्वांटिटी होते हैं, और जिनको नंबर में मेजर नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, आपके क्वालिटी होते हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं, क्वालिटी होते हैं। तो सेकंड अपन बात कर रहे हैं वो है आपका डेवलपमेंट, यानी जिसको विकास कहा जाता है।
ये जो है आपके ओवरऑल जो चेंजेज होते हैं यानी समग्र परिवर्तन, जैसे फंक्शनल और बिहेवियरल चेंजेस को अप्लाई करते हैं, यानी जिनको अपन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिनको नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, वो होते हैं आपके डेवलपमेंट के अंदर, ध्यान रखना, यानी क्वालिटिव होते हैं। इसके अंदर जो उसके बिहेवियर के अंदर जो चेंजेज होते हैं ना, उनको यहाँ पर मेजर करते हैं। तो ये होता है टर्म्स आपके जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके बीच के मेन डिफरेंसेज। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के क्या क्या की प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि डेवलपमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता है। यह वॉर्म से टॉम्ब यानी एक गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है और लास्ट में जो शमशान के अंदर यानी एक कब्र के अंदर जाता है, तब तक उसका जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू होता रहता है। अब बात करते हैं सेकंड, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत जिसको कहा जाता है। हर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट रेट अलग अलग होती है, प्रत्येक की भाई देखो डेवलपमेंट रेट अलग अलग होगी। हर जो व्यक्ति है, हर जो इंसान है वो अपनी अलग अलग मेहनत से अपने आप को डेवलप कर रहा है, या हर जगह पर अपन कह सकते हैं कि किसी दो की या मल्टीपल लोगों की डेवलपमेंट एक समान नहीं हो सकती है। थर्ड देखिए, अपन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात कर रहे हैं जिसको अपन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के नाम से यानी दिशा का सिद्धांत भी इनको कहते हैं। पहला आता है जिसको कहते हैं सी फॉल कोडॉल, ठीक है, सी फॉल कोडॉल कहा जाता है इसको, सी फॉल कोडॉल कहता है इसको, ठीक है। तो सी फॉल कोडॉल कहता है कि अगर कोई डेवलपमेंट आपके सिर से पैर की ओर होता है तो ऐसे डेवलपमेंट को अपन क्या कहते हैं, सी फॉल कोडॉल के नाम से जानते हैं। अगर बात करते हैं सेकंड की, जिसका नाम है प्रॉक्सी मोडिस्टल, ठीक है, ये है आपका क्या, प्रॉक्सी मोडिस्टल, प्रॉक्सी मोडिस्टल। तो प्रॉक्सी मोडिस्टल की बात करें तो ये क्या होता है आपका, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो रीढ़ की हड्डी यानी आपके जो केंद्र पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उससे बाहर यानी दूसरे जो भाग होते हैं बाहर की ओर इसका डेवलपमेंट चलता है। जैसे एक बच्चे की बात करें तो ये सी फॉल कोडॉल की, तो बच्चा पहले अपना जो है सिर उठाना सीखता है, फिर नीचे धीरे धीरे उसके गर्दन के पैर जो भी गर्दन है उस एरिया को वो सीखता है, फिर धीरे धीरे नीचे का जो पोर्शन है उसको यहाँ पर क्या करता है वो कंट्रोल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे पैर को सीखता है। तो ऐसा डेवलपमेंट क्या है, सी फॉल कोडॉल कहता है। प्रॉक्सी मोडिस्टल की बात करें तो फिर रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर जो डेवलपमेंट होते हैं, जैसे पहले वो कंधे को, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मान लो कि वो पहले कंधे को कंट्रोल करना सीख रहा है, फिर वो अपने हाथों को जो आर्म्स हैं उनको कंट्रोल करना सीख रहा है, फिर आगे की जो फिंगर्स हैं उनको कंट्रोल करना सीख रहा है। तो ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा था, ये डेवलपमेंट क्या होता है, प्रॉक्सी मोडिस्टल होता है, ध्यान रखना। इसको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेज हो सकती है एज के बेस पर। तो पहला स्टेज होता है जिसको कहते हैं इन्फेंसी एज। क्या कहते हैं इसको, इन्फेंसी, यानी जिसको शेष अवस्था के नाम से जानते हैं। इन्फेंसी एज की बात करें तो ये आपके बर्थ यानी जन्म से लेकर 2 साल तक का यहाँ पर जो है ये डेवलपमेंट एरिया होता है। इनके अंदर यहाँ पर ये मुख्यतः देखा जाता है कि इनका फिजिकल ग्रोथ जो होता है रैपिडली यानी बहुत फास्ट होता है। सेंसरी जो ऑर्गन यानी इंद्रियों से ये कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखते हैं। ऑब्जेक्ट इनके लिए यहाँ पर क्या होता है, परमानेंस के तौर पर विकास करता है। अब अगर बात करें एजुकेशनल के अंदर इम्प्लीकेशंस की, तो देखो केयर और स्टिमुलेशन यानी उत्तेजना पर यहाँ पर ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं। गेम्स और सिंपल एक्टिविटीज यहाँ पर जो है इसके अंदर परफॉर्म करवाई जाती हैं इन एज के लिए। सेकेंड में बात करूं जिसका नाम यहाँ पर ग्रुप का जिसका नाम है चाइल्डहुड, इसका जो क्राइटेरिया है वो आपके 2 से लेकर 12 साल के बच्चों तक के लिए होता है। ये स्लो बट स्टडी, ठीक है, स्लो बट स्टडी ग्रोथ के लिए यहाँ पर आपके मतलब इनका जो जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाता है। पीयर ग्रुप यानी साथी समूह, यानी ये आपके क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर रह के यहाँ पर जो है चीज़ें मतलब इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी रीजनिंग यानी तर्क करना ये डेवलप करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन कंक्रीट यहाँ पर आप कह सकते हैं जो थिंकिंग होती है ना, मूर्त सोच, इनके अंदर वो क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें एजुकेशनल वे में, तो ये प्ले वे मेथड का उपयोग करते हैं और सोशल स्किल और मोरल वैल्यूज पर यहाँ पर क्या करते हैं, ये ज़्यादा फोकस करते हैं, जोर देते हैं। अब बात करें थर्ड जो क्या आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस के अंदर की बात करें तो 12 से लेकर 18 साल के जो एज ग्रुप है वो आपका यहाँ पर आ जाता है इसके अंदर, जिसको एडोलसेंस यानी किशोरावस्था कहते हैं। ये आपके पहचान जो भी आपके आइडेंटिटी होती है उसको यहाँ पर ये जो भी क्राइसिस होते हैं उनको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इमोशनल इंस्टेबल होते हैं यहाँ पर आपके। इसके अलावा यहाँ पर इनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट यानी छुपाने लायक जो भी आपके अमूर्त सोच आप कह सकते हैं वो होती है इनके अंदर। और यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग यानी परिकलनात्मक, ये यानी किसी चीज़ों को यहाँ पर जो है परिकलन करते हैं, उसकी जो तर्क होती है ना वो आपके डेवलप करते हैं।
इनके अंदर अगर बात करें एजुकेशनल एम्प्लॉइज में, तो ये आपके गाइडेंस और काउंसलिंग की इनको ज़रूरत होती है, प्रॉपरली गाइडेंस इनको ज़रूरत होती है, ठीक है, और काउंसलिंग भी टाइम पर इनको ज़रूरत होती है। सेल्फ डिसिप्लिन होता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है। तो ये होता है एडोलसेंस के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होता है। तो गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा आप। गाइडेंस क्या होता है, देखो गाइडेंस को हिंदी में कहते हैं मार्गदर्शन, यानी लर्नर को प्रॉब्लम को सॉल्व करने और बेटर चॉइस बनाने में हेल्प करना, बनाने में हेल्प करना, यह एक प्रकार का प्रिवेंटिव यानी निवारक होता है। लर्नर को प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम आ गई भाई किसी बच्चे को, जो भी स्टूडेंट है आपके लिए, तो उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आप उसको कोई बेटर चॉइस दे रहे हो, तो वो आपके लिए क्या होती है, इसमें गाइडेंस होती है, ध्यान रख लेना। काउंसलिंग क्या होता है भाई, तो काउंसलिंग क्या होता है, यहां एक इन डेप्थ और प्रोफेशनल प्रोसेस होती है, जहां काउंसलर यानी जो भी आपके क्लाइंट होते हैं ना, उनको उसकी इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करता है, ये मदद करता है। यानी ऐसी प्रॉब्लम जिनको डेप्थ वाइज जाके यहां पर सॉल्व किया जाए, तो उसमें अगर हेल्प की जाए तो वो क्या होती है, काउंसलिंग होती है। यहां क्यूरेटिव यानी आपके उपचारात्मक भी होती है। तो ये कहा जा सकता है कि किसी के अंदर इन डेप्थ जाके अगर समझाया जा रहा है तो वो होती है काउंसलिंग, और जिसके ओवरव्यू के बेस पर उसको हेल्प की जा रही है उसको सॉल्व करने में, तो वो होता है आपका क्या, गाइडेंस, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गाइडेंस को लेकर, गाइडेंस कितने टाइप्स के होते हैं इसको लेकर। तो पहला होता है आपका एजुकेशनल गाइडेंस, जिसको शैक्षणिक मार्गदर्शन कहा जाता है। इसमें स्टडी हैबिट, सब्जेक्ट सिलेक्शन और एकेडमिक इश्यू के अंदर क्या किया जाता है, उसको मदद किया जाता है, उसको एजुकेशनल गाइडेंस कहा जाता है। किस किस में, उसकी जो स्टडी हैबिट होती है उसको सुधारने में या उसको क्रिएट करने में, सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए उसमें ही इसको हेल्प की जाती है, और एकेडमिक इश्यूज यानी स्कूल से रिलेटेड या उस संस्था से रिलेटेड या ऑर्गेनाइज से रिलेटेड जो भी इश्यू है उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अब आता है वोकेशनल गाइडेंस यानी व्यावसायिक मार्गदर्शन क्या होता है, इसमें एप्टीट्यूड यानी अभियोग्यता के आधार पर करियर को सेलेक्ट करने में मदद की जाती है, वोकेशनल गाइडेंस के आधार का, ध्यान रखेगा। फिर आता थर्ड, जिसको कहा जाता है पर्सनल गाइडेंस, यानी जिसको व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी कहा जाता है। सोशल एडजस्टमेंट, इमोशनल प्रॉब्लम और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यहाँ पर मदद की जाती है, किसमें, पर्सनल गाइडेंस के अंदर, ध्यान रखना। पर्सनल गाइडेंस के अंदर सोशल एडजस्टमेंट है, इमोशनल प्रॉब्लम है, और जो भी पर्सनल डेवलपमेंट होता है ना उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है, मतलब कुल मिला के जो पर्सनल चीज़ें होती हैं ना उसके ग्रोथ को या प्रॉब्लम की सॉल्व को लेकर यहाँ पर हेल्प की जाती है, वो गाइडेंस में आती है। तो ये तीनों टाइप आपको ध्यान रखने हैं, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, और एक होती है आपकी जिसको कहा जाता है पर्सनल गाइडेंस। एग्जाम्पल के लिए, जब एक स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्ट चुनने में कंफ्यूज होता है, तो टीचर द्वारा दी गई एडवाइस होती है, वो किसके अंदर आती है बेटा, वो आती है आपकी एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर। किसके अंदर आती है, एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर आती है। तो ये इस प्रकार से आपका चैप्टर क्लियर होता है, गाइडेंस और आपका जो लास्ट में हमने टॉपिक देखा था काउंसलिंग को लेकर भी। तो एक बार इसको मैं फास्ट रिवाइज आपके लिए करवा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट यानी शैक्षिक मनोविज्ञान और विकास की बात हमने की थी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है वो एक प्रकार का ऐसा ब्रांच है जो ह्यूमन बिहेवियर का जो स्टडी है ना, वो एजुकेशनल पर्पज से यानी एजुकेशनल सेटिंग के अंतर्गत करता है। इसका मेन जो एम है वो आपके टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल यानी जो पहले से बने बने रूल्स है ना उसके आधार पर सेटअप करने में होता है। इसके स्कोप जो है लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। लर्नर के लिए क्या होगा, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेज होते हैं, इंटेलिजेंस होती है, उनकी बुद्धिमत्ता या उनकी जो पर्सनैलिटी होती है को उसको क्या करते हैं, कवर करती है। लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, उसके लिए जो भी मोटिवेशन है, लर्निंग ऑफ थ्योरी है, मेथड्स है, उनको ये इंप्रूव करती है या कवर करती है। टीचिंग मेथड्स के अंदर ये इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट को एकेडमिक और पर्सनल प्रॉब्लम में ये क्या करती है, मदद करती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एक एज ग्रुप ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होते हैं। तो ग्रोथ हमेशा फिजिकली जो चीज़ें होती है उसको कवर, फिजिकली जो ग्रोथ होती है उसको कवर करती है, जिसमें आप हाइट और वेट को माप सकते हो नंबर्स में, तो वो आपके क्वांटिटिव होती है, ध्यान रखिएगा। और क्वालिटिव जो होती है वो होता है डेवलपमेंट, यानी उसके ओवरऑल चेंजेस या जो भी उसका बिहेवियर होता है वो आपके क्या होता है, इसमें मेजर किया जाता है। लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं किया जा सकता है, ये क्वालिटी होता है। फिर मैंने आपको बताए थे डेवलपमेंट के की प्रिंसिपल क्या है। तो पहला मैंने आपको कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल बताया था, जो कि कहता है कि एक डेवलपमेंट जो कि कभी स्टॉप नहीं होता, वॉर्म से टॉम की ओर जाता है, स्टार्ट से एंड, तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट रेट अलग अलग होती है।
इंडिविजुअल डिफरेंसेज में। फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में मैंने दो चीज़ें बताई थी, सी फॉल कॉडोल जिसमें कहा जाता है कि सिर से पैर की ओर उसका डेवलपमेंट होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो रीढ़ से हड्डी यानी जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से बाहर की ओर चलता है, सेंटर टू पेरीफेरी भी कहा जाता है इसको। फिर मैंने आपको स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट बताई थी जिसमें 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर फिजिकल ग्रोथ रैपिडली होती है, ये सेंसरी ऑर्गन से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। फिर मैंने बताया था चाइल्डहुड जो कि 2 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए होता है, इसके अंदर ये थोड़ा धीरे सीखते हैं लेकिन ग्रोथ इसके अंदर होती है, ये ग्रुप में रह के साथियों के साथ में जो है चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, सीखते हैं। फिर मैंने एडोलसेंस के अंदर बताई थी 12 से 18 साल तक की होती है, ये जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी क्राइसिस होते हैं, और ये इमोशनली इंस्टेबल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इनके अंदर पाई जाती है, और हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी इनके अंदर होती है। अब बात करें गाइडेंस और काउंसलिंग को लेकर, तो गाइडेंस होता है वो लर्नर को प्रॉब्लम को सॉल्व करने और बेटर चॉइस को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, और एक प्रकार से प्रिवेंटिव होता है यानी आने वाले समस्याओं को दूर करने में हेल्प करता है। काउंसलिंग की बात करेंगे तो यहाँ एक इन डेप्थ और प्रोफेशनल प्रोसेस होती है, इन डेप्थ भी होती है और प्रोफेशनल प्रोसेस भी होती है, ध्यान रख लेना। जहाँ पर जो काउंसलर है वो क्लाइंट को उसकी इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, ध्यान रख लेना। तो ये काउंसलिंग के अंदर। फिर मैंने आपको 3 टाइप की गाइडेंस बताई थी। एजुकेशनल जिसके अंदर वो उसको स्कूल से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं या उसके स्टडी हैबिट्स हैं या सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसके अंदर हेल्प करते हैं। वोकेशनल के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसका जो एप्टीट्यूड है उसके बेस पर करियर को सेलेक्ट करने का यहाँ पर मौका दिया जाता है। एप्टीट्यूड मतलब क्या है भाई, मुझे कोडिंग अच्छी आ रही है और ये कह सकता हूँ कि भाई मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर अच्छा खासा कवर कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या गाइडेंस किया जाएगा, मुझे गाइड किया जाएगा भाई आप क्या करो, सीएस के अंदर करियर बनो, सीएस के सब्जेक्ट्स या सीएस के जो भी रिलेटेड करियर्स है उसके अंदर। पर्सनल गाइडेंस के अंदर मतलब जो भी उसकी लर्नर की प्रॉब्लम जो होती है वो पर्सनल होती है, ध्यान रख लेना। उसके सोशल एडजस्टमेंट हो गए, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गई, तो उनको ये क्या करता है, कवर करता है। अब देखिए पहला प्रश्न है आपके लिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है। तो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी होता है वो क्या होता है, एक साइंटिफिक अप्लाइड और प्रैक्टिकल होता है, ध्यान रख लेना। साइंटिफिक इसलिए कि भाई उन चीज़ों का पहले से कोई प्रयोग किया हुआ यहाँ पर जो है रूल्स है वो क्या है, तैयार है, उसको ये अप्लाई करके उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। सेकंड है आपका विकास यानी डेवलपमेंट का वह सिद्धांत क्या कहलाता है, जब विकास की दिशा जो है सिर से पैर की ओर होती है, तो उसके लिए क्या करते हो कि सिर से सी मतलब सी फॉल कॉडोल, याद रखेगा। अगला आपका किशोर अवस्था के दौरान शिक्षार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या होती है, साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है एडोलसेंस के अंदर। तो एडोलसेंस के अंदर क्या होती है भाई, इनके अंदर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंसीज इनके अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना। पहचान की भावना और स्वतंत्रता, सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस जो होती है वो एडोलसेंस के अंदर होती है। फोर्थ क्वेश्चन है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में सबसे मुख्य अंतर क्या है। तो ध्यान रखना है आपको, जो ग्रोथ है ना वो आपकी क्वांटिटी होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए पांचवा प्रश्न है, गाइडेंस और काउंसलिंग में से कौन सी प्रक्रिया अधिक उपचारात्मक होती है, क्यूरेटिव और इन डेप्थ होती है। इन डेप्थ की वर्ड जब भी आएगी तो आप किसको यूज करेंगे, काउंसलिंग को यूज करेंगे, ध्यान रखना। ये उसकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है या उसकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उनको भी क्या करती है, ठीक करती है। तो यहाँ पर ये दोनों के अंतर्गत देखा जाए तो कौन सा सही है भाई, काउंसलिंग। छठा प्रश्न है, व्यावसायिक मार्गदर्शन यानी जिसको वोकेशनल गाइडेंस कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो वोकेशनल गाइडेंस किसके लिए करते हैं भाई, उसके जो करियर वगैरह होते हैं उसको हेल्प करते हैं ना वो, यानी उसका जो एप्टीट्यूड होता है उसके आधार पर एक बेटर करियर और उसके कौशल विकास के अंदर मदद करता है, कौन, आपका वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पिछले चैप्टर की बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। उससे पहले अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दिया, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।